Dear students, we were actually discussing the composing, how can we compose an effective negative message and how can we compose a effective negative message. In this thing we have, if we talk about indirect strategy, so indirect strategy, you keep the 4 components in your mind. Number 1 buffer, number 2 reason, number 3 bad news, and number 4 is closing. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द बफ़र. हम बफ़र को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बफ़र क्या होता है और बफ़र की क्या वो जो है पॉइंट्स हैं कि किस तरह से जो है वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें जो है वो वाइल राइटिंग और वाइल कंपोजिंग अ नेगेटिव मैसेज यू कैन कंसिडर दीज पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ बफ़र. नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट वाइल डिलीवरिंग द बैड न्यूज़. If you want to deliver the bad news sensitively, the second component which you should keep in your mind, that is reason. जो second component है वो क्या है, वो reason है. अब reason में जो है मैंने आपको बताया था कि reason में हमने जो है we should keep while giving the reason or while delivering a negative message, and if you in a negative message when you convey a reason or when you give the reason, तो उस reason में जो है वो अपने 3 से 4 बातों का ख्याल रखना है. नंबर 1, कॉशियस, यू नीड टू गिव द कॉशियस एक्सप्लेनेशन. आपने जो है वो बड़ी क्लियर कॉशियस एक्सप्लेनेशन देनी है. रीडर्स और अदर, यू नीड टू कीप द रीडर्स और अदर्स बेनिफिट्स इन योर व्यू. कंपनी पॉलिसीज एक्सप्लेनेशन, you need to choose the positive words, evidence that matter was considered fairly and sincerely. So why it is required to give the reason? Providing an explanation reduce actually the feeling of ill will or bad feeling, and it improves the chances that readers will accept your message easily. जब आप उसको जो है बफर के बाद जब आप अपने रीडर को जो है while delivering a negative message or while writing a negative message, if you give a reason to or if you give the explanation of that bad message, अगर आप उस negative message या bad message की explanation जो है वो अपने रीडर को देते हैं, ये रिसीवर को देते हैं, तो इट विल इसके 2 फ़ायदे होते हैं कि इस रीज़न की वजह से इट विल रिड्यूस द बैड फीलिंग, इट विल रिड्यूस द इल विल, एंड इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द चांसेस दैट योर रीडर विल विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड विल एक्सेप्ट योर बैड न्यूज़, एंड इट विल हेल्प द रीडर टू एक्सेप्ट द बैड न्यूज़. विदाउट साउंड रीज़न, विदाउट सॉलिड रीज़न, बगैर किसी ठोस वजह के, बगैर किसी साउंड रीज़न के. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू डिनाई अ रिक्वेस्ट, अगर आप किसी की रिक्वेस्ट को, इफ़ यू वॉन्ट टू टर्न डाउन समवन रिक्वेस्ट, अगर आप किसी की रिक्वेस्ट को जो है वो डिनाई करना चाहते हैं. इफ़ यू रिफ्यूज़ अ क्लेम, अगर आप क्लेम को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, और इफ़ यू आर रिवीलिंग अदर बैड न्यूज़, एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू गिव दैम अ साउंड रीज़न और सॉलिड रीज़न, और विदाउट साउंड रीज़न क्या नतीजा निकलेगा? ऑल्दो योर मैसेज you will be failed, or your message will fail no matter how cleverly it is organized or written. So अगर आपने जो है एक साउंड और सॉलिड रीज़न नहीं दी, ठीक है, अगर आप किसी की रिक्वेस्ट को रद्द करें, टर्न डाउन करें, या किसी क्लेम को रिफ्यूज़ करें कि आप ये क्लेम जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, या फिर कोई और नेगेटिव मैसेज या बैड न्यूज़ जो है वो रिवील कर रहे हैं, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना क्लेवरली और कितना क्लियरली जो है वो मैसेज कन्वे किया है. आप जो है इट इज़ कितना वेल ऑर्गेनाइज था, वेल रिटन था, लेकिन जो है अगर आपने इसको सॉलिड और साउंड रीज़न नहीं दी तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर योर रीडर टू एक्सेप्ट द मैसेज एंड टू एक्सेप्ट द बैड न्यूज़. For example, if you must deny a customer request, you probably have a good reason. अगर आप किसी कस्टमर की रिक्वेस्ट को जो है वो डिनाई कर रहे हैं, उसकी टर्न डाउन कर रहे हैं, आप जब तक उसको जो है वो गुड रीज़न नहीं देंगे, जब तक आप उसको एक साउंड और सॉलिड रीज़न नहीं देंगे, तो इट विल नॉट बी ईजी फॉर द पर्सन टू एक्सेप्ट दैट. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कॉमन एग्जांपल इस तरह से देती हूँ. जैसे सपोज आप जो है अपनी कोई एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, ठीक है, अब कॉलेज के जो है वो यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेशन ऑफिस में अपनी कोई एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड. अब फाइन रिमिशन से चलें, सपोज कर लेते हैं, और वो आपकी जो है जो एप्लीकेशन है वो जो है वो उसको टर्न डाउन कर दिया जाता है, उसको जो है वो रद्द कर दिया जाता है, उसको डिनाई कर दिया जाता है आपकी रिक्वेस्ट को. लेकिन जब तक आपको कोऑर्डिनेटर जो है वो कोई उसकी स्पेसिफिक, उसकी सॉलिड और साउंड रीज़न नहीं देंगी, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट बैड न्यूज़. आप बहस करते जाएंगे आप, लेकिन जब आपको ऑलरेडी जो है वो एक सॉलिड और साउंड रीज़न दे दी जाएगी, देन जो है इट विल बी ईजी फॉर यू टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द नेगेटिव मैसेज और डिनायल. ठीक है जी. तो एज अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग बिफोर राइटिंग,
think through these reasons so that you can present them strategically in your message. आप जब आपने जो है वो नेगेटिव मैसेज को प्लान करना है, सो एज अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग बिफोर राइटिंग योर नेगेटिव मैसेज, आपने जो है उन तमाम रीजंस को, यू नीड टू थिंक ऑल दीज रीजंस सो दैट यू कैन प्रेजेंट ऑल दिस साउंड एंड सॉलिड रीजन एंड यू कैन प्रेजेंट देम स्ट्रैटेजिकली इन योर मैसेज. और इन द डायरेक्ट स्ट्रेटजी, और ऑब्वियसली हम डायरेक्ट स्ट्रेटजी में और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में यही डिफरेंस है कि इन द डायरेक्ट स्ट्रेटजी द रीज़न कम्स बिफोर द बैड न्यूज़, कि जो रीज़न है वो बैड न्यूज़ से पहले दी जाती है. अगर आप देखें इसके स्टेप्स देखें डायरेक्ट स्ट्रेटजी के, उसमें जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी है उसमें, एक सेकेंड इसको लेट मी कंफर्म के इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी और डायरेक्ट स्ट्रेटजी में से जो है आपने किस में जो है इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी जो होती है उसमें आपने जो रीज़न है वो बात आप इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी द रीज़न कम्स बिफोर द बैड न्यूज़. इससे पहले कि आप बैड न्यूज़ डिलीवर करें उससे पहले आप रीज़न देते हैं. जैसे सबसे पहला पॉइंट था कि बफर करते हैं. बफर का मतलब ये होता है कि बफर में आपने जो है उसके इंटेंसिटी को जो है वो कम करना है, उस शॉक को, उस पेन को जो है वो ट्राई टू रिड्यूस द रिजेंटमेंट, उसको कम करने की कोशिश करनी है. बफर के बाद आप रीज़न देते हैं और फिर आप बैड न्यूज़ जो है वो डिलीवर करते हैं और लास्ट पे आप क्लोजिंग करते हैं. लेकिन इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी जो है, जो आपके रीज़न है, रीज़न अपीयर्स इमीडिएटली, रीज़न फौरी तौर पर आप दे देते हैं इमीडिएटली आफ्टर द बैड न्यूज़. आप पहले बैड न्यूज़ देते हैं और उसके बाद आप जो है वो रीज़न देते हैं. लेकिन जबकि जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी है उसमें पहले आप रीज़न देते हैं, बाद में बैड न्यूज़ डिलीवर करते हैं. अगर आप उसके स्टेप मैंने भी आपको बताया देखें तो पहले क्या है, बफर है, फिर रीज़न है और फिर बैड न्यूज़ है इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में. लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेटजी में ये होता है कि यू इमीडिएटली रीज़न अपीयर्स आफ्टर द बैड न्यूज़. पहले आप बैड न्यूज़ देते हैं और उसके बाद आप उसकी जो है वो रीज़न बताते हैं. सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स जो कि अगर आप जहन में रखेंगे और वाइल कंपोजिंग एन इफेक्टिव नेगेटिव मैसेज, दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड. नंबर वन, दैट कॉशियस एक्सप्लेनिंग, और यू नीड टू एक्सप्लेन योर मैसेज क्लियरली. नंबर टू, रीडर्स और अदर बेनिफिट्स, कि उसमें रीडर का या दूसरे क्या बेनिफिट्स हैं, इसको भी हम वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन भी करेंगे. नंबर थ्री, एक्सप्लेनिंग कंपनीज पॉलिसी. नंबर फोर, चूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स. Number fifth is showing or giving evidence that matter was considered fairly and seriously. ठीक है जी. तो नंबर वन मीन्स एक्सप्लेनिंग क्लियरली. व्हाट डज इट मीन? एक्सप्लेनिंग क्लियरली और कॉशियसली, बड़े मुहतात होकर आपने एक्सप्लेन करना है सिचुएशन को. व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट कि इफ़ द रीज़न आर नॉट कॉन्फिडेंशियल, अगर रीज़न जो है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, एंड इफ़ दे विल नॉट क्रिएट लीगल लाइबिलिटीज, देन यू कैन बी स्पेसिफिक. और अगर आप जो रीज़न देने जा रहे हैं तो फिर आप यू विल मेक इट क्लियर, यू विल क्लियरली एक्सप्लेन. आप क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. यू विल गिव ऑल द एक्सप्लेनेशन क्लियरली. आप तमाम तरह जो एक्सप्लेनेशन इसको क्लियरली देंगे अगर आप ये समझते हैं कि जो आपकी जो रीज़न है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, और या फिर जो है इफ़ दे विल नॉट क्रिएट, या फिर आपकी जो रीज़न देने से कोई आपके लिए लीगल लाइबिलिटीज़ जो है वो क्रिएट नहीं हो जाएंगी, देन यू कैन बी स्पेसिफिक. तो आप स्पेसिफिकली जो है उसको क्लियर वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है जी. तो ट्राई टू गिव द रीज़न और ट्राई टू एक्सप्लेन क्लियरली. However, in all efforts to be the good guy, do not make dangerous or unrealistic promises. इसका मतलब ये नहीं है कि you want to be in the good books of others, or however in an effort to be in effort to be a good person, keep this thing in your mind कि do not need to make false promises, do not need to make dangerous or unrealistic promises. कि एक अपने आप को while delivering a negative news, अपने आप को एक अच्छी फिगर प्रेजेंट करने के लिए आपने ये नहीं करना कि आपने जो है वो डेंजरस और अनरियलिस्टिक किस्म के प्रोमिसेस जो है वो करने हैं. इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है. सेकंड थिंग इज़ दैट रीडर्स और अदर्स बेनिफिट्स. रीडर्स आर मोर ओपन टू बैड न्यूज़ इफ़ इन सम वे इवन इनडायरेक्टली इट मे हेल्प दैम. आमतौर पर जो है रीडर्स वो उस बैड न्यूज़ को आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको आसानी से जो है दे कैन नॉट ओनली ईजीली अंडरस्टैंड दैट बैड न्यूज़, बल्कि दे कैन ईजीली एक्सेप्ट दैट बैड न्यूज़ जिसमें उनको कहीं ना कहीं लग रहा हो कि देयर इज़ सम बेनिफिट इन इट, कि उनमें कहीं ना कहीं उन पर कोई ना कोई उनके लिए फ़ायदा है. इफ़ इन सम वे, किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली जो है इट मे हेल्प दैम, सो इट विल बी ईजी फॉर दैम टू एक्सेप्ट द बैड न्यूज़. बट अवॉइड ट्राइंग टू शो रीडर्स बेनिफिट डू इफ़ दे अपीयर इनसिंसियर. लेकिन अगर आपको ये लगता है कि तो इस तरह के रीडर के जो बेनिफिट्स हैं उनको शो मत करें अगर जो है वो इनसिंसियर आपको लगते हैं. नंबर थ्री इज़ एक्सप्लेनिंग
कंपनी पॉलिसी, कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ़ यू आर डिलीवरिंग दैट नेगेटिव न्यूज़ और नेगेटिव मैसेज, फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को जो है वो ले ऑफ कर रहे हैं या डाउन साइजिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें जो है वो कंपनी की पॉलिसीज़ बता सकते हैं कि इसमें जो है वो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कंपनी। आप उनको कंपनी की पॉलिसीज़ के साथ अगर रीज़न देंगे तो इट विल बी ईजी फॉर देम टू एक्सेप्ट योर मैसेज। इट मीन्स दैट एक्सप्लेन द कंपनीज पॉलिसी, दैट कंपनी पॉलिसी प्रिवेंट एस फ्रॉम मेकिंग, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी को कैश रिफंड करना है तो आप उसको डायरेक्टली ये बताएं कि इट इज़ अगेंस्ट द कंपनी पॉलिसी, और कंपनी पॉलिसी स्टॉप्स यू फ्रॉम मेकिंग कैश रिफंड, और कंपनी पॉलिसी रिक्वायर्ड अस टू प्रमोट फ्रॉम विद इन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स. So you need to focus on company's policy, try to convince the reader or try to deliver the negative news by telling them by telling them about your company's policy. उनको अपने रीडर को ये बताएं कि आपकी कंपनीज की इस बारे में जो है वो क्या पॉलिसीज़ हैं. इंस्टेड ऑफ हाइडिंग बिहाइंड कंपनी पॉलिसी, जेंटली एक्सप्लेन वाई द पॉलिसी मेक्स सेंस. और बजाय इसके कि आप कंपनी की पॉलिसी के पीछे छुप जाएं, बेहतर ये है कि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें कि वाई द पॉलिसी मेक सेंस, कि इस पॉलिसी की क्या सेंस है, इस पॉलिसी की क्या रीज़न है. ठीक है जी, ताकि उनको बात अच्छी तरह समझ आ जाए. इट विल बी ईजी फॉर देम टू एक्सेप्ट द मैसेज एंड टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव मैसेज और नेगेटिव न्यूज़. And you can also by offering explanation you demonstrate that you care about. और जब आप उनको explanation देंगे और कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो उसका ये फ़ायदा ये होगा कि you demonstrate that you care about your readers, कि आपके रीडर्स को ये लगेगा कि you are really concerned about them and you really take care of them. You care about readers and also treating them as an important individuals. और आप जो है उनको एक important individual समझते हैं और आप उनको जो है वो that is why जो है आप उनको जो है वो explanation दे रहे हैं, that is why you are telling them and explaining them the company's policy. तो इसलिए जो है आप उनको जो है कंपनी की पॉलिसीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. The next is choosing positive words. You need to choose the positive words because choosing positive words as the words you use can affect your readers, can affect a reader's response. Choose words carefully. आपने पॉजिटिव वर्ड्स चूज़ करने हैं क्योंकि आप जो भी वर्ड्स चूज़ करेंगे वो आपके रीडर्स का जो रिस्पॉन्स होगा, जितने पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा आपका रीडर का जो रिस्पॉन्स होगा. आपके जो चॉइस ऑफ योर वर्ड्स कैन इफेक्ट योर रीडर्स रिस्पॉन्स. आपकी जो अल्फाज का जो इंतखाब है, चॉइस ऑफ योर वर्ड्स है, इट कैन इफेक्ट योर रीडर्स रिस्पॉन्स. वो आपके रीडर्स के रिस्पॉन्स को जो है इफेक्ट कर सकता है. सो यू नीड टू चूज़ दीज वर्ड्स केयरफुली. आपने अल्फाज को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है, चूज़ करना है. एज द पर्पज़ ऑफ इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी का पर्पज़ क्या है, इज़ होल्डिंग द रीडर्स अटेंशन अंटिल यू हैव डिलीवर्ड और यू हैव हैड अ चांस टू एक्सप्लेन द रीज़न एंड जस्टिफाइंग द बैड न्यूज़. यानी कि जो हमारे पास इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी है उसका पर्पज़ ही ये है कि आप जो है पहले बफर करते हैं, फिर रीज़न देते हैं और उसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं रीज़न्स में, और उसके बाद जो है वो आप बैड न्यूज़ डिलीवर करते हैं. तो इसका पर्पज़ इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में पर्पज़ ही ये होता है कि यू वांट टू सीक द रीडर्स अटेंशन. आप रीडर की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं अंटिल यू हैव डिलीवर्ड और यू हैव अ चांस, अंटिल यू गेट अ चांस टू एक्सप्लेन or you give the reason के and then you tell the bad news, then you deliver the bad news and then you justify the bad news. फिर उसके बाद आपको एक चांस मिल जाता है कि आपने जो है वो रीडर की जब आप अटेंशन सीख कर लेते हैं तो you get a chance to explain the reason. फिर आप उसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि what is the reason behind this negative message or this bad news, and then you justify the bad news and negative message. So to keep the reader in a receptive mood, अवॉइड एक्सप्रेशंस विद प्यूनिटिव. यानी कि आपने जो है रीडर्स को रिसेप्टिव मूड में रखने के लिए आपने अवॉइड करना है ऐसी मतलब आपने जो है वो यू नीड टू चूज़ द सॉफ्ट वर्ड्स, यू नीड टू चूज़ द पॉजिटिव वर्ड्स. आपने जो है इस किस्म के एक्सप्रेशंस अवॉइड करने हैं जो प्यूनिटिव हों. प्यूनिटिव का मतलब होता है जैसे किसी को इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट, ऐसे वर्ड्स जिनमें तंज हो या जिसमें किसी ऐसे वर्ड्स जिनसे ये शो रहा हो कि आप उसको सज़ा के तौर पर आपने ये डिसीजन लिया. तो इस तरह के वर्ड्स, प्यूनिटिव वर्ड्स को आपने अवॉइड करना है, डिमोरलाइजिंग नहीं करनी और अदरवाइज नेगेटिव कॉनोटेशंस यूज़ नहीं करनी. सो यू नीड टू अवॉइड एक्सप्रेशंस विद प्यूनिटिव, डिमोरलाइजिंग और नेगेटिव कॉनोटेशंस. इन 3-4 चीज़ों से आपने अवॉइड करना है. यू फोकस टू चूज़ द पॉजिटिव वर्ड्स बिकॉज
योर वर्ड्स कैन इफेक्ट योर रीडर्स रिस्पॉन्स. आपके वर्ड्स जो हैं, जितने वेल चूजन वर्ड्स होंगे और पॉजिटिव वर्ड्स होंगे, वो रीडर्स के जो रिस्पॉन्स है उसको इफेक्ट करेंगे. और एज द पर्पज़ ऑफ इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी, एंड दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी. और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ का पर्पज़ भी ये है कि आपको मौका मिल जाता है कि आप एक रीडर का जो है उसकी अटेंशन सीख कर लेते हैं, उसका माइंड बिल्डअप कर लेते हैं, और जब फिर उसके बाद आप उसको रीज़न देते हैं और जस्टिफाई करते हैं फिर बैड न्यूज़ को, तो इट बिकम्स ईजी फॉर हिम टू एक्सेप्ट द बैड न्यूज़. नेक्स्ट इज़ शोइंग फेयरनेस एंड सीरियस इंटेंट. सीरियस इंटेंशन आपने जो है, आपको उसको ये शो कराना है कि जो भी डिसीजन लिया है वो फेयर लिया गया है और उसमें बड़ा सीरियसली उसको कंसिडर किया गया है. यू टेक द इशू सीरियसली. इन एक्सप्लेनिंग रीज़न you show the reader that you take the matter seriously, you have investigated carefully and making an unbiased decision. जब आप इसमें ये कर सकते हैं कि जब आप उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बैड, उसके बाद ऑब्वियसली दैट इज़ अ सेकंड कंपोनेंट, सेकंड स्टेज. एक्सप्लेनेशन के बाद आप बैड न्यूज़ डिलीवर करेंगे, बैड न्यूज़ की तरफ जाएंगे, बिकॉज वी आर हियर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी. सो दिस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी. तो उसमें ये कि इन एक्सप्लेनिंग द रीज़न, जब आप रीज़न एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो यू शो द रीडर दैट यू टेक द मैटर सीरियसली. आपने इस मैटर को बड़ा सीरियसली लिया है. यू हैव इन्वेस्टिगेटेड केयरफुली एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड और डिसाइडेड अनबाइस्ड एंड आर मेकिंग एन अनबाइस्ड डिसीजन. और जो भी फैसला हुआ है वो क्या है, अनबाइस्ड है. उसमें किसी को फेवरेटिज्म नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, किसी को फेवर नहीं किया गया, बल्कि बड़ा न्यूट्रल फैसला किया गया और उसमें हर चीज़ को पहले चेक किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया और फिर ये डिसीजन लिया गया. ठीक है जी. सो यू विल शो योर फेयरनेस, योर न्यूट्रल, कि यू आर नॉट बाइस्ड, यू आर न्यूट्रल, यू आर फेयर एंड यू हैव इन्वेस्टिगेटेड द मैटर सीरियसली. आपने इस मैटर को जो है वो सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया. क्योंकि रिसीवर्स आर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ व्हेन दे फील दैट देयर रिक्वेस्ट हैव बीन हर्ड एंड दे हैव बीन ट्रीटेड फेयरली. क्योंकि रिसीवर्स के लिए जो है, जो ये बैड न्यूज़ को एक्सेप्ट करना और डिसअपॉइंटेड न्यूज़ को एक्सेप्ट करना आसान होता है जब उनको ये लगता है कि उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको ध्यान से सुना गया है, उनकी बात को, और उनको जो है फेयरली ट्रीट किया गया. तो ये था रीजनिंग. दैट इज़ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इन इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी. और जिसमें जो है वो पहला कंपोनेंट जो था वो बफर था, दूसरा जो है वो रीज़न है, और थर्ड जो है इसमें स्टेप वो है बैड न्यूज़. अगर आप ये अपने 197 पेज पर रिसोर्स पैक के देखें तो डिलीवरिंग द बैड न्यूज़ सेंसिटिवली के ये 4 स्टेप्स जो हैं वो एक फिगर की सूरत में दिए गए हैं. दैट इज़ द फिगर 7.4 इन योर रिसोर्स पैक. बफर, रीज़न, बैड न्यूज़ एंड क्लोजिंग. अब हमने बफर को भी डिस्कस कर लिया, बफर के पॉइंट्स भी देख लिए कि आप बफर जो है वो किस तरह जो है बफर जो है उसको आप जो है वो कौन सी बफर की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन ऑर्डर टू राइट एन इफेक्टिव नेगेटिव मैसेज. और रीजंस जो है उसमें आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट बैड न्यूज़, क्वेश्चनिंग द बैड न्यूज़. कि अब जो है वो थर्ड स्टेप इज़ दैट कि नाउ इन इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी यू आर डिलीवरिंग अ बैड न्यूज़. अब आप डिलीवर कर रहे हैं बैड न्यूज़ को. Although you cannot prevent the disappointment, resentment the bad news brings. आप नो डाउट आप उसको जो है वो उसको स्टॉप नहीं कर सकते, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते. जो रिजेंटमेंट या जो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बैड न्यूज़ के नतीजे में आती है, आप उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट यू कैन रिड्यूस द पेन. तो हम इसीलिए ये देख रहे हैं कि हाउ कैन यू राइट और कंपोज एन इफेक्टिव नेगेटिव मैसेज. तो यू कैन रिड्यूस द पेन समवट बाय ब्रेकिंग द न्यूज़ सेंसिटिवली. लेकिन आप उस पेन को, उस तकलीफ को कम कर सकते हैं किस तरह से, बाय ब्रेकिंग द न्यूज़ सेंसिटिवली. अगर आप उस नेगेटिव न्यूज़ को और बैड न्यूज़ को सेंसिटिवली कन्वे करें. हियर आर द फ्यू टेक्निक्स दैट कैन हेल्प यू टू कुशन द ब्लो. टू कुशन द ब्लो मीन्स दैट टू रिड्यूस द पेन. टू यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिन पर अमल करके जो है उस बैड न्यूज़ के जो इफ़ेक्ट है, उसकी जो पेन है, उसके शॉक को जो है, उसके रिजेंटमेंट को और डिसअपॉइंटमेंट को कैन बी लिसन्ड, उसको कम किया जा सकता है. सो पोजिशनिंग द बैड न्यूज़ स्ट्रेटेजिकली. नंबर 1 कि यू नीड टू पोजिशन द बैड न्यूज़ स्ट्रेटेजिकली जो है वो पोजिशन करें बैड न्यूज़ को. नंबर 2 यूजिंग पैसिवाइज. नंबर 3 हाईलाइटिंग द पॉजिटिव. आपने इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं बैड न्यूज़ में उनको हाईलाइट करें. नंबर 4 इम्प्लाइंग द रिफ्यूजल. एंड नंबर 5 सजेस्टिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ और अल्टरनेटिव. और आप जो है वो उसमें सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है या क्या अल्टरनेटिव दिए जा सकते हैं या इसके क्या अल्टरनेट हो सकता है. ठीक है जी. तो अगर हम बात करें जी क्वेश्चनिंग द बैड न्यूज़ का, तो उसमें जो पोजिशनिंग द बैड न्यूज़ स्ट्रेटेजिकली, व्हाट डज़ इट मीन, इसका क्या मतलब है. इंस्टेड ऑफ स्पॉटलाइटिंग इट, इसको स्पॉटलाइट करने के बजाय, यानी कि इसका ये मतलब नहीं कि बैड न्यूज़ को आप हाईलाइट कर दें, बैड न्यूज़ को आप स्पॉटलाइट कर दें. सैंडविच द बैड न्यूज़ बिटवीन
other sentences. Sandwich the bad news between other sentences means that try to deliver the bad news in a sugar coated way. आपने देखें बैड न्यूज़ तो डिलीवर करनी है, ये तो नहीं हो सकता ना, यू कैन नॉट चेंज द बैड न्यूज़ इनटू द पॉजिटिव वन. आप बैड न्यूज़ को गुड न्यूज़ में तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन डिलीवर इट सेंसिटिवली. अगर आप इसको सेंसिटिवली डिलीवर करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और जो पेन और डिसअपॉइंटमेंट जो है उसको जो है बचा जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है. सो पोजिशनिंग द बैड न्यूज़ स्ट्रेटेजिकली में आप देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग, इंस्टेड ऑफ स्पॉटलाइटिंग इट, यू सैंडविच द बैड न्यूज़ बिटवीन अदर सेंटेंसेस. उसको दूसरे लफ्ज़ों में लपेट के आप उसको जो है वो यू कैन कन्वे इट. एंड इन अदर वर्ड्स, और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि परहैप्स अमंग योर रीज़न डिलीवर इन अ शुगर कोटेड वे, कि आप इसको जो है वो अपनी रीज़न में लपेट के जो है उसको शुगर कोटेड वे में जो है वो कन्वे करें. सेकेंडली, डू नॉट लेट द रिफ्यूअल बिगिन और एंड अ पैराग्राफ. जो आपका रिफ्यूअल है उसको बिल्कुल बिगनिंग में शो ना करें और ना ही बिल्कुल एंड ऑफ द पैराग्राफ में बताएं. अनदर टेक्निक इज़ दैट रिड्यूस, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द शॉक इज़ पुटिंग अ पेनफुल आइडिया इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. और एक टेक्निक ये है कि आप जो है जिसकी वजह से आप जो है उस पेन को और उस शॉक को, उस डिसअपॉइंटमेंट को जो है वो कम कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं. तो वो आप कैसे कर सकते हैं? बाय पुटिंग अ पेनफुल आइडिया, और बाय पुटिंग जो एक्चुअल नेगेटिव न्यूज़ है और एक्चुअल जो बैड न्यूज़ है, यू कैन डिलीवर दैट न्यूज़ इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. उसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है वो कर सकते हैं करने. अब आपको याद होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने पढ़ा था, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. इस कोर्स के भी बिल्कुल बिगनिंग में हमने पढ़ा था कि जी सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं, क्लॉज क्या होता है, और जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, और जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. ठीक है जी. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो दिस इज़ द सेम थिंग, डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है जी. तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें जी क्या होता है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला का एक दफ़ा उसको निकाल कर देखेंगे तो आपको दोबारा ही आइडिया हो जाएगा कि सबऑर्डिनेट जो क्लॉजेज़ हैं वो क्या थे, हमने क्या पढ़ा था. यूजिंग द पैसिवाइज, उसमें हमने ये भी देखा था बिल्कुल बिगनिंग में कि आपने एक्टिवाइज यूज़ नहीं करना. अगर मैं यहाँ पे आपको सबऑर्डिनेट एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो जो है मज़ीद प्रोलॉन्ग हो जाएगी. पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी थी, लेकिन आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा. हम इसको जूम क्लास में मैं दोबारा आपको बता दूँगी कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ क्या होते हैं. यूजिंग द पैसिवाइज की तरफ आते हैं कि पैसिवाइज वर्ब्स इनेबल्स यू to depersonalize an action. So while conveying a negative news or bad news, go for a negative passivize, use a passivize instead of activize. Activize की बजाय जो है passivize यूज़ करें, क्योंकि जो activize होता है उसमें फोकस करता है वो attention on a person, और use the passivize for the bad news. इसलिए जो है it's better to use the passivize for the bad news. Next is highlighting the positive. जब आप बैड न्यूज़ डिलीवर करें तो उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है ट्राई टू हाईलाइट इट. मैसेजेस आर फार मोर इफेक्टिव व्हेन यू डिस्क्राइब, क्योंकि वो मैसेजेस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जिनमें आप ये डिस्क्राइब करते हैं व्हाट यू कैन डू इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस थिंग दैट व्हाट यू कैन नॉट डू. जिसमें आप जो है वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये डिस्क्राइब करें जो आप नहीं कर सकते. सो हाईलाइट द पॉजिटिव थिंग, बी पॉजिटिव, हाईलाइट द पॉजिटिव थिंग. So messages are more effective when you describe what you can do instead of what you cannot do. Employing the refuel. Employing the refuel means that it is sometimes possible. It is sometimes possible. बाज़ औक़ात ये possible होता है to avoid a direct refusal, कि आप direct refusal को avoid करें, make it explicit, इसको clear करें. और बाज़ औक़ात जो clear refusal होता है, explicit refusal होता है, may be unnecessary, वो गैर ज़रूरी होता है, क्योंकि एट टाइम्स इट सीम्स वेरी क्रूअल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है. इट्स नॉट ईजी टू एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट करना जो है वो आसान नहीं होता. एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट सजेस्टिंग अ कम्प्रोमाइज़ और अल्टरनेटिव. आपने क्या करना है, रिफ्यूअल इज़ नॉट अ डिप्रेसिंग. एक जो रिफ्यूअल होता है वो एक्चुअली उस खुद बजाते खुद इतना डिप्रेसिंग नहीं होता फॉर द सेंडर और द रिसीवर इफ़ अ सूटेबल कम्प्रोमाइज़ सब्सटीट्यूट अल्टरनेट इज़ अवेलेबल. अगर जो है जो रिफ्यूअल है अगर वो इतना ज़्यादा जो है डिप्रेसिंग नहीं होगा, ना भेजने वाले के लिए ना रिसीव करने के वाले के लिए, अगर उसमें जो है कोई ना कोई सोल्यूशन हो, कोई ना कोई ऑप्शन हो, अगर उसमें कोई सूटेबल कॉम्प्रोमाइज़ हो, कोई अल्टरनेट हो, कोई सब्स्टिट्यूट हो, अगर उसमें अवेलेबल हो, तो इट इज़ नो मोर डिप्रेसिंग, तो इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग नहीं होता. सो अगर इन डिनाइंग परमिशन टू ग्रुप ऑफ, इसके बाद एक एग्जांपल दी हुई आपके रिसोर्स पैक्स में 201 पेज पे, इसको आप पढ़ लीजिएगा. क्लोजिंग प्लीज जो है वो प्लीजेंटली
क्लोजिंग प्लेजेंटली मीन्स के अब हम जो फोर्थ कंपोनेंट है जिसमें आपने उसको क्लोज करना है, यानी कि फर्स्ट वन बफर, सेकंड हमने रीजनिंग भी देख लिया, थर्ड जो है आपने डिलीवर कर दी नेगेटिव न्यूज़ और बैड मैसेज, और अब जो है वो लास्ट स्टेज इज क्लोजिंग प्लेजेंटली, कि आपने उसको क्लोज करना है प्लेजेंटली। इसको हम जो है वो जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके जो है वो 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, अल्टरनेटिव फॉलोअप्स क्या हैं, फ्रीबीज़ क्या हैं, उसमें गुड विशेज़ क्या हैं या फॉरवर्ड लुक क्या है, और रीसेल और सेल्स प्रमोशन वगैरह अगर आप उसमें दे सकते हैं तो ये है। उसको हम जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप इसको अपनी बुक में रिसोर्स पैक में गो थ्रू कर लीजिएगा। इट इज़ ऑन द पेज नंबर 201। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिफ्यूजिंग टिपिकल रिक्वेस्ट और क्लेम्स है। ये 202 पेज पे है और ये 202, 203, 204 पेज तक डिनाइंग क्लेम्स, ये जो है आपने खुद से टॉपिक जो है वो गो थ्रू करना है, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो मैनेजिंग बैड न्यूज़ विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सेम वही चीज़ें हैं जो आपने इंग्लिश 2 में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इसलिए जो आप इनको ज़रा खुद से देख लीजिएगा। थैंक यू जी।